हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अगले पार्ट को, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी जो हैं वो ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज का टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। बच्चों, हम जानते हैं कि वाटर जो है आप हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे फ्रीज होता है। ठीक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। लेकिन जब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं जैसे कि NaCl या कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब वही वाटर जो है आपका वो -33 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि आपके जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो पहले इस तरह से होते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वो इस तरह से हैं लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो वो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि सॉलिडिफिकेशन हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा जब वो सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है वो पास आ तो जाएंगे पर इनको टाइम लगेगा। ठीक है, अब उस केस में जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यही जो इस वाले पार्ट का अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हम इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूले चेक करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले आपके यहाँ पर बनते हैं। चलिए, तो पहले डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या हुई बेटा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये है क्या, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। ठीक है, मतलब कि आपका जो वेपर प्रेशर होगा ना लिक्विड फेज का, जब वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और वहां पे आपका बनेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज। ठीक है, मतलब आपका जो सॉलिड फेज होगा ना बेटा, सॉलिड फेज जो होगा और जो आपका लिक्विड फेज होगा, ठीक है, जो लिक्विड फेज होगा वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को अब हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं सो दैट कि आपको और क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन बोल क्या रही है। ठीक है, चलो बेटा ग्राफ अंडरस्टैंड करते हैं। इस ग्राफ में क्या बता रहे हैं आपको, ये है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में है आपका टेम्परेचर। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे दिखा रहे हैं ये कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट है इस साइड को, और इस साइड को आपका क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे है आपका टेम्परेचर, यहाँ पे है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ले रहे हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के इस साइड को क्या है बेटा, इस साइड को आपका है फ्रोजन सॉल्वेंट है आपका। ठीक है, फ्रोजन सॉल्वेंट है, और इस साइड को आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट। अब देखो आपका मान लो जो सॉल्वेंट है आपका वो इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, तो वो इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आके आपका सॉल्वेंट जो है वो फ्रोज होगा। अब यहां तक वो लिक्विड था, इस साइड को क्या है, वो लिक्विड है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या बन जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऐसा टेम्परेचर है जब आपका सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड फेज
और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तब उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है बेटा, इस पॉइंट पे आपका आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, मैं सॉल्यूशन को ड्रॉ करूं, तो सॉल्यूशन कैसे है, सॉल्यूशन भी इसी तरह से आएगा, ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट पे बन जाएगा आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखो, आपका जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट लिक्विड था, ये वाला लिक्विड सॉल्वेंट, उसका अगर आप टेम्परेचर देखोगे ना, तो वो यहाँ पे आ रहा है, इधर। इसको मैं बोल रही हूँ TF0। ठीक है, और जो सॉलिड है उसका आ रहा है इधर, इसको मैं बोल रही हूँ TF। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि जब सॉल्वेंट था, जब प्योर सॉल्वेंट था, तो उस पॉइंट पे आपका जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जब उसमें अपने नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया और वो सोल्यूशन बन चुका, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब वो कम हो रहा है ना, देखो ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, अब हम पीछे को आ रहे हैं, इस साइड को, तो ये कम है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये कम हो गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताना हो कि कितना कम हुआ, तो मैं क्या कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये बन गया आपके पास डेल्टा TF। ठीक है, ये जो बीच में बना ना, ये क्या बन गया आपका, डेल्टा TF बन गया। डेल्टा TF क्या हुआ फिर, डेल्टा TF हुआ आपका सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ चुका है कि ग्राफ क्या बोल रहा है। कि ग्राफ ये बोल रहा है कि आपका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे इसकी पूरी डेरिवेशन। चलिए बेटा देखो, यहाँ पे अभी हमने जो जो बातें डिस्कस की उसको एक बार देख लेते हैं। TF0 आपका बन गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे डिक्रीज निकालना है, कितना डिक्रीज है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। और डेल्टा TF जो है उसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखो एक्सपेरिमेंटली, अब हमने जो भी देखा, अब उसको हम थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। तो डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, दैट इज मोलैलिटी। और इसके प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कांस्टेंट KF, जिसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट्स इसके सेम रहेंगी जैसे हमने लास्ट इसमें किया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, केवी के पॉइंट पे, दैट इज केल्विन kg पर मोल। अब मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रही हूँ कि मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में इसको करवा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ चुका है, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे M मोलैरिटी के फॉर्मूले को पुट करती हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा दैट इज KF। मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास दैट इज मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। ठीक है, ये बन गया आपका डेल्टा TF का फॉर्मूला। यहां से अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज M2 को वहां ले जाओ, आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, KF मल्टी सॉरी KF मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाई W1। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कुछ फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, जो आपको जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। ठीक है, इन फॉर्मूले को नोट नोट कर लीजिए बेटा। एक फॉर्मूला आपका बना डेल्टा TF वाला, ठीक है, ये वाला। और दूसरे में अगर आपको मोलर मास निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। फिर ये दो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं। आपके एनसीईआरटी में बेटा दो फॉर्मूले और भी दिए हैं, अभी मैं वहां नहीं जा रही हूँ। अगर किसी को वन ऑन वन लेक्चर लेना होगा तो तब हम वो डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। अब देखते हैं इन फॉर्मूलों के बेसिस पे किस तरह के, चलो बच्चे क्वेश्चन चेक करते हैं इस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए,
आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले वो चेक कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज C2H6O2 was mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और KF की वैल्यू भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, कांस्टेंट नहीं, डिप्रेशन सिर्फ यहाँ तक की निकालना है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटे, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाई M। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से हम पहले डेल्टा TF निकालेंगे। अगर हमारे पास डेल्टा TF आ गया तो हम इजिली वहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से मोलैलिटी, ठीक है। तो हमें पता है कि मोलैलिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या होता है, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है हमारे पास इथाइल ग्लाइकोल का वेट गिवन है 45, और उसका जो मोलर मास है वो होता है 62। ये किसका, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं ना हम। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 45/62 आपके पास बन जाएगा 0.73 मोल। और दूसरा बेटा आपको यहाँ पे सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, वो ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो क्या होती है, केजी में होती है। तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास कितना बन जाएगा, 0.6 kg, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.6। अब आप यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी कितनी बन जाएगी आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने आ गए हैं 0.73, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया है 0.60। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 1.2 मोल kg इनवर्स, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पे, तो फॉर्मूले में पुट करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.86 मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी कितनी सॉल्व की आपने, 1.2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 2.2 केल्विन। डेल्टा TF निकाल रहे हैं ना हम। तो अब हमें डेल्टा TF हमारे पास आ चुका है। अगर मुझे यहाँ से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, है ना जी, यही वाला फॉर्मूला होता है ना। अब आपके पास डेल्टा TF ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है ना। अब डेल्टा TF अगर आपके पास आ चुका है तो आप वैल्यू पुट कर दो, कितना है डेल्टा TF, डेल्टा TF है आपके पास 2.2। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेटा आपका, सॉल्वेंट है आपका यहाँ पे वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमें पहले से ही पता होता है, फिक्स होता है ना ये, क्योंकि तो वो कितना आ जाएगा 273.15 माइनस TF। यहाँ से आप TF की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। TF कितना बन जाएगा आपके पास, फिर डेट इज 273.15 माइनस 2.2, और कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 270.95 केल्विन, 995 केल्विन। तो ये आ गया आपके पास बेटा TF। वही तो हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो निकालना था आपको, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था ना आपको, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना था, हमने निकाल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से आपके यहाँ से क्या बनते हैं बेटा, क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा करना है। में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के क्या क्या यूजेस रहते हैं वो मिलेंगे आपको मेरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।